हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष और आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का सेकेंड पार्ट जिसमें हमको जानना है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स एंड लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। और ये टॉपिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसके पहले मैंने आपको इस वीडियो के पहले मैंने आपको ऑलरेडी इसका पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। उस वीडियो में मैंने बेसिकली रिसोर्स के बारे में बात की, रिसोर्स होते क्या है और रिसोर्स से कैसे हमारे जो वर्क होते हैं वो हमारे काम जो होते हैं वो काम कैसे आसान बनते हैं यहाँ पे है ना। और उसमें आपको कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री का गवर्नमेंट जो रिसोर्स निकालती है तो उस रिसोर्स को लैंड से निकालने के लिए क्या क्या होते हैं प्रोसीजर, उस प्रोसीजर के बारे में हमने आपको डिस्कस किया हुआ है उस वीडियो में। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 का वीडियो देखिए। उसमें रिसोर्सेज के बारे में स्टार्टिंग से मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है बहुत सारे एग्जांपल के साथ, पहले उसको देखिए और देन पार्ट 2 वीडियो जो आपको दिया है यहाँ पे वीडियो में इसको समझना यहाँ पे है ना। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रही है और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे तो उसके लिए आपको बस 3 काम करने यहाँ पे है। सबसे पहले मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, फन एंड स्टडी विद उत्कर्ष। सेकेंड में आपको क्या करना है, उसका बेल आइकन को प्रेस कर देना यहाँ पे है, ताकि जब भी मेरा कोई अगर वीडियो अगर आता है, नया कोई अपडेट अगर आता है तो वो अपडेट आपके पास बहुत फास्ट पहुंचेगा। और तीसरा करना है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक को लगाना यहाँ पे है, लाइक करना यहाँ पे वीडियो को है और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। चैप्टर इसका जो पार्ट 1 था उसमें हमने देखा था आपको कि रिसोर्सेज का यूज कैसे करते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको पर्सन है जो रिसोर्स को क्या करते हैं, ओवर यूज करते हैं, जितनी उनकी नीड है यूज करने की उससे ज्यादा यूज करते हैं यहाँ पे है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्स है ही नहीं, बहुत कम है, तो वो रिसोर्स का यूज कम कर पाते हैं। अब कोई भी चीज अगर हमको मिलती है फ्री में तो उसका हम ओवर यूज करते ही करते हैं यहाँ पे है। अब लेकिन जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है जो लिमिटेड है और उसको बचाने की विधि हम जो आपको है, जो वर्क है वो काम हम ही लोग का यहाँ पे है। इसीलिए यहाँ पर टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो चलिए समझते हैं ये क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब आप लोग जानते हैं, किसी भी चीज को हम बोलते हैं बचाना या सेव करना, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन बोलते हैं। और रिसोर्स को कैसे बचाएंगे तो देखिए, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, यानी किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट करना अगर होता है तो उसके लिए हमको रिसोर्स चाहिए होता है। हमको अगर अपना इंडस्ट्री लगाना है उसके लिए भी रिसोर्स चाहिए, हमको फार्मिंग करना है उसके लिए भी रिसोर्स चाहिए। हम अभी अपना ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं उसके लिए मेरे पास मार्कर है, ये बोर्ड है, माइक स्टैंड यहाँ पे है, मेरा वो आपको फोन है या जो मेरा पास कैमरा है उसका मैं यूज कर रहा हूं, ये भी एक आपको रिसोर्स ही है। यानी रिसोर्स क्या करता है, किसी भी आपको एक्टिविटी को डन करने के लिए, किसी एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे है ना। वही यहाँ पर दिया हुआ है। और ये जो रिसोर्स है इसका यूज आपको यूज हो रहा है वो आपको एक मैनर में नहीं हो पा रहा है, मतलब कि कुछ लोग एक्स्ट्रा यूज कर ले रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रिसोर्स को आपको यूज नहीं कर पा रहे, उनको आपको नहीं मिल रही है। जैसे इरेशनल consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problem। यानी जो रिसोर्स हमारे पास है उसका इरेशनल कंजम्पशन हो रहा है, कुछ लोग को ज्यादा मिल रहा है कुछ लोग को कम मिल रहा है यहाँ पे है ना। ओवर यूटिलाइजेशन, नीड अगर इतने की है और यूज कर रहे हैं इतना सारा, यानी अगर नीड हमको अगर खाने की अगर या पानी पीने की बोले, अगर हमको प्यास लगी अगर है और मैंने क्या किया, एक गिलास पानी लिया पी लिया, उतना में मेरा प्यास बुझ गया, उतना में मैं खुश रहा। लेकिन हमने क्या किया, उतना पानी के लिए मैं क्या किया, बड़ा गिलास में पानी लिया, थोड़ा पिया थोड़ा फेंक दिया यहाँ पे। यानी इसको हम बोलते हैं ओवर यूज करना, जितना नीड है उससे ज्यादा आप लिए, बाकी चला गया, वेस्ट चला गया। और बिना मतलब के यूज करना, जहां पे नीड है एक्चुअल में वहां पे यूज हम लोग नहीं कर पाते हैं और जहां पे नीड नहीं है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को आपको यूज करते हैं यहाँ पे है। जिससे क्या हो रहा है, हमारा सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहा है। यानी इन शॉर्ट बोले तो हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, या फिर जहां जहां आपको रिसोर्स का ओवर यूज हो रहा है वहां पे क्या देखने को मिल रहा है, तो वहां पर हमको देखने को मिल रहा है आपको नेचर में आपको इम्बैलेंस यहाँ पे आ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग लाइक कंडीशन, ग्लोबल वार्मिंग
ग्लोबल वार्मिंग लाइक कंडीशन हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे है। यही इसका मेन इशू है, मेन इशू इसका यही है। इसके लिए इंडिया के एक होते हैं फिलोसफर होते हैं, इंडिया के फ्रीडम फाइटर जिनको आप लोग जानते हैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने रिसोर्स को सेव करने के लिए कुछ अपने वर्ड्स दिए, वो इसके बारे में कुछ बात बोले यहाँ पे है। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। यानी हमारे इंडिया में जितने रिसोर्स है वो सबके नीड के अकॉर्डिंग तो है, बट सबके ग्रीड के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी नीड के अकॉर्डिंग। अगर इंडिया में अभी के टाइम में इतने रिसोर्स हैं जिससे सबकी नीड पूरी हो सकती है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये बात बोला है यहाँ पे ना, लेकिन किसी इंसान के लालच को पूरा नहीं किया जा सकता, उतना आपको रिसोर्स नहीं है, क्योंकि लालची जो इंसान होते हैं उनकी नीड्स कभी पूरी नहीं होती है, जितना दे दीजिए उनके लिए उतना ही कम रहता है यहाँ पे है। तो वही चीज यहाँ पे महात्मा गांधी बोले है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है आपको लालच, यानी किसी को लालच के वो पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्स नहीं है, बट जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्स है। और इसके बाद महात्मा गांधी ने आपको रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए एक और अपना दिया स्टेटमेंट दिया, और ये भी स्टेटमेंट एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन। महात्मा गांधी मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट में थे। मास का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है बाई मशीन का यूज करके, आपको ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है, बल्कि wanted to replace it with the production by the masses। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग कि आपको ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें मास को इन्वॉल्व करना है, यानी पीपल के द्वारा प्रोडक्शन, लोगों के जब द्वारा प्रोडक्शन होगा तो लोगों को जॉब मिलेगा, लोगों का जो इनकम है वो बढ़ेगा, लोगों का स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज होगा, और जब ऐसा होगा तो कंट्री का डेवलपमेंट आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कहने का मतलब बस इतना समझिएगा यहाँ पे कि अगर इंडिया के पर पर्सन का डेवलपमेंट अगर हो जाए तो कंट्री का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। यहाँ पे अगर सभी लोग का अगर इनकम लेवल अगर हाई हो जाए, सबका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा यहाँ पे, और कंट्री का हमारा जो होगा आपको स्टैंडर्ड वो भी आपको हाई चला जाएगा यहाँ पे। ये महात्मा गांधी का आपको थॉट था। इस महात्मा गांधी के थॉट से बहुत सारे यूरोपियंस भी आपको क्या हुए हैं, मोटिवेट हुए हैं। जो आपके यूरोप के लोग यहाँ पे जो वहां के फिलोसफर्स हैं वो भी इनके आपके स्टेटमेंट से मोटिवेट हुए हैं। इन 1974 गांधीयन फिलोसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय सुमाचर। ये एक आपको नाम है, राइटर का आपको नाम यहाँ पे, एक आपको फिलोसफर भी यहाँ पे है सुमाचर। इन्होंने क्या किया, गांधी जी के आइडिया को अपने एक बुक में, जिस बुक का नाम होता है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये इस बुक में महात्मा गांधी का आइडिया को लेने क्या किया आपको है, लिखा यहाँ पे है, ठीक ना। और एग्जाम में क्वेश्चन आता भी ऐसे है, हु वाज द राइटर ऑफ स्मॉल इज ब्यूटीफुल, तो याद रखिएगा सुमाचर, या क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे ना, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय सुमाचर, द स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ऐसे क्वेश्चन उससे आपको अराइज हो सकते हैं एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, तो बोर्ड के पर्पज से हमारे लिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें एक और टॉपिक आता है जिसमें आपको ब्रॉन्डलैंड कमीशन रिपोर्ट आता है। ब्रॉन्डलैंड कमीशन रिपोर्ट आता है रोम से, है ना, जहां पे एक कमिटी बनाया गया इंटरनेशनल लेवल पे, और उस कमिटी का काम होगा आपको जो भी आपको रिसोर्स को कैसे आपको सेव करेंगे, बचाएंगे यहाँ पे, है ना। और उस कमिटी ने जो आपको ब्रॉन्डलैंड कमीशन रिपोर्ट है उसमें एक आपको आया बुक आया, एक आपको और बुक लेके आया गया आपको कंजर्वेशन के लेकर, जिसके बुक का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। उस बुक में भी आपको कंजर्वेशन के बारे में ही बात की गई यहाँ पे है ना। और इसके बाद आपको तब हुआ है रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ 1992 में, जिसको मैंने आपको इसके पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कुछ डाउट अगर होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो में आपको क्या करना है उसमें लिखना है यहाँ पे, ताकि मैं फिर से आपको उस चीज को मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। पहले आप पार्ट 1 का वीडियो अगर आपको चाहे तो जाकर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, उससे मैंने उस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप यहाँ से आपको नेक्स्ट टॉपिक पे जो है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, इस चैप्टर को 3 पार्ट में आपको एनसीईआरटी ने डिवाइड किया है। पहला पार्ट में आपको रिसोर्स के बारे में दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट में आपको लैंड रिसोर्स के बारे में बात किया गया है, और थर्ड पार्ट में बात किया गया सॉइल रिसोर्स के बारे में।
अभी हम लोग जानेंगे लैंड रिसोर्स, और इसके बाद जो वीडियो आएगा पार्ट थर्ड, जो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा, उसमें हम जानेंगे इंडिया में कौन कौन से सॉइल मिलते हैं और कहां मिलते हैं। खैर अभी देखते हैं लैंड रिसोर्स क्या होता है। अब देखिएगा लैंड रिसोर्स, जो लैंड होता है ना, लैंड इज वेरी वाइटल रिसोर्स फॉर एवरीवन, यानी एक ऐसा रिसोर्स है लैंड जिसके बिना कुछ भी एक्टिविटी कर पाना, कोई भी काम कर पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूं, उसके लिए मुझे कोई ना कोई सॉलिड सरफेस चाहिए होगा, वो सरफेस हमारा क्या है, लैंड है। या किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए हमको लैंड चाहिए होता है, खेती करने के लिए लैंड चाहिए होता है आपको, बाइक चलाने के लिए लैंड चाहिए होता है यहाँ पे। इवन जो प्लेन उड़ते हैं तो उड़ने से पहले उनको क्या करना होता है, तो जो आप होता है एयरपोर्ट पे जो होता है रनवे होता है, उस रनवे पे पहले वो चलते हैं, देन वो क्या करते हैं, आपको टेकअप करते हैं यहाँ पे ना, उसके लिए भी लैंड चाहिए होगा। जो रॉकेट जाता है आसमान में तो पहले वो क्या करता है, लैंड पे ही होता है, जब तक नीचे प्रेशर नहीं होगा वो ऊपर जाएगा नहीं। न्यूटन थर्ड लॉ है ना, उस पर वो भी काम करता है। यानी कोई भी एक्टिविटी करना अगर होगा तो हमको उसके लिए चाहिए होता है लैंड। और लैंड जो होता है रिसोर्स, वो किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, नेचुरल वेजिटेशन, पेड़ पौधों के लिए, जंगली जानवरों के लिए। सेकेंड में आता है वाइल्ड लाइफ, जितना भी जानवर है वो सबके लिए यहाँ पे। थर्ड में इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि किसी फॉर्म में कुछ अगर अर्निंग करना है, फार्मिंग करना है, अपना खुद का इंडस्ट्री लगाना है, उसमें आपको लैंड का इंपॉर्टेंट रोल है। इवन ट्रांसपोर्टेशन में, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए भी लैंड चाहिए। ये लैंड का आपको क्या यूजेज दिया हुआ है, जो बुक में भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर मैंने बताया है, इंडिया में जो भी लैंड है उस लैंड का 43% जो आपको है वो किसमें हमारा आता है, प्लेन्स के अंडर में आता है। प्लेन्स के अंडर में हमारा, जिसमें आपको एक ऐसा पार्ट जिसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। 30% आता है माउंटेन में, और 27% हमारा आता है प्लेटू के जोन में। मैंने उसको लिखा भी है, 43% जो प्लेन्स का एरिया है ये आपको हेल्प करता है किस चीज में, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, या फिर जो लोग रहते हैं, जो काम करते हैं लाइवलीहुड के लिए, ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लेन्स का एरिया। जहां पे आपको आता है, आपको कहां से कहां तक, पंजाब से लेकर, इंडिया में पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये सभी जो स्टेट्स है ये सब आते हैं प्लेन के अंदर में आपको आते हैं, जिसका परसेंटेज है 43%। यानी इंडिया में जितना लैंड है उसका 43% लैंड किसमें आता है, आपको प्लेन्स में आता है। 30% जो एरिया वो आता है माउंटेन्स में। और माउंटेन्स हमारे लिए कैसे हेल्पफुल यहाँ पे है, तो माउंटेन इज द सोर्स ऑफ रिवर, फॉरेस्ट एंड टूरिज्म। ये जो आपको है 30% एरिया हमारा इंडिया का माउंटेन में आता है। जो आपको रिवर में जितनी हमारे आती है, पानी आती है आपको है नॉर्थ इंडिया में, उस सभी में आपको वाटर का मेन सोर्स हमारा होता है माउंटेन होता है यहाँ पे है। जंगल वहां पर देखने को बहुत सारे मिलेंगे आपको, फॉरेस्ट का पूरा जोन यहाँ पे आता है वो। और उसके अलावा आता है टूरिज्म के लिए, लाइक उत्तराखंड, बाबा केदारनाथ हो गए यहाँ पे, उत्तराखंड जाइए, जम्मू कश्मीर जाइए, सिक्किम जाइए, अरुणाचल प्रदेश जाइए, ये सभी आपको क्या है, आपको घूमने वाला जगह यहाँ पे है ना, जहां पे लोग जाते हैं गर्मी की छुट्टियों में, आपको जाते हैं यहाँ पे है, उसके लिए फेमस है तो आपको। और जो बच गया 27% लैंड, ये हमारा किसके लिए फेमस आपको है, रिच इन मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल। यानी मिनरल्स जो भी निकलते हैं इंडिया के अंदर है ना, या फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, उन सब के लिए आपको जो फेमस लैंड है उसको हम बोलते हैं प्लेटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, है प्लेटू। प्लेटू को एक और नाम से हम जानते हैं टेबल लैंड। कोई ऐसा लैंड जो बिल्कुल सरफेस में है, फिर उठ गया, फिर आपको कुछ सीधा गया, फिर डाउन गया और फिर निकल गया, जस्ट लाइक दिस। ऐसे लैंड आया, ऊपर उठ गया, फिर डाउन गया, फिर आपको ऐसे आपको स्ट्रेट गया, फिर डाउन आया और फिर निकल गया। तो जो ये लैंड जो आपको उठा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं प्लेटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेटू बोलते हैं यहाँ पे है ना। देखिए नेक्स्ट क्या दिया इसमें आपको है, नेक्स्ट आपको दिया यहाँ पे है हमारा लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड को कैसे यूज करते हैं बाबू, और यही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लिखते हैं VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और इससे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। लैंड यूटिलाइजेशन कैसे है, इंडिया में जो भी लैंड है उसको अभी के टाइम में कैसे यूज कर रहे हैं, बेसिकली इस टॉपिक में आपको इसके बारे में आपको बात किया गया है। यहाँ पे है लैंड यूटिलाइजेशन है ना। अब देखिएगा इंडिया में पहला आपको दिया इसमें फॉरेस्ट, यानी इंडिया में कुछ ऐसे लैंड है जो फॉरेस्ट में आते हैं, पहला।
5 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला नंबर आता है फॉरेस्ट आता है, इंडिया का ऐसे लैंड जिसमें आपको फॉरेस्ट का एरिया है, जंगल का एरिया है। सेकेंड में आपको आता है यहाँ पे है, और एक बात याद रखिए, फॉरेस्ट के एरिया में इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जहां मैक्सिमम फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और वो स्टेट हमारा आता है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आपको आता है 7 सिस्टर का एरिया आता है, यहाँ पे गुजरात का एरिया आ गया, इधर वेस्ट में गुजरात, और ईस्टर्न पार्ट में 7 सिस्टर आ गए, जहां में बहुत ज्यादा आपको जंगल देखने को मिलता है। यहाँ पे है सेकेंड नंबर दिया है लैंड यूटिलाइजेशन में, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी वैसे लैंड जो कल्टीवेशन करने के लिए, खेती करने के लिए अवेलेबल नहीं है। यानी उस लैंड में कुछ आपको काम हो रहा होगा। क्या काम हो रहा है? इसको पॉइंट ए और पॉइंट बी में दिया हुआ। पॉइंट ए में क्या दिया है? बैरेन एंड वेस्ट लैंड, वैसे लैंड जिनको हम बोलते हैं बंजर भूमि, वैसे लैंड जिस पर कोई भी आपको एक्टिविटी नहीं हो रही है, ना ही इकोनॉमिक एक्टिविटी हो पा रही है, और ना ही आपको उस लैंड पे आपको खेती हो पा रही है, उसको हम बोलते हैं बैरेन एंड वेस्ट लैंड। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो रेलवे लाइन होता है, रेलवे लाइन के बगल में बहुत सारे ऐसे लैंड होते हैं जहां पर कुछ भी आपको काम आपको होता नहीं है, वो खाली पड़े हुए आप हुए हैं, ना ही उसमें खेती हो रही है, ना ही उसमें कोई आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी हो पा रही है, तो वैसे लैंड को हम बोलते हैं बैरेन लैंड या वेस्ट लैंड बोलते हैं। नंबर 2 में दिया है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, वैसे लैंड जिसमें अभी के टाइम में आपको खेती नहीं कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं। और काम में क्या कर रहे हैं हम लोग? तो उसमें आपको बिल्डिंग बन गए हैं, रोड बन गए, जैसे आपका घर दीवार खेत आपको हो गया है, इसमें आपको आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में रोड है, तो वो आपको आ जाएगा लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर, जिसमें बिल्डिंग आ जाएगा और आपको रोड आ जाएगा यहाँ पे। नंबर 3 अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में आता है पहले वाला परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, वैसे लैंड जिसमें हम खेती तो नहीं कर रहे हैं, उस लैंड पे पहले से आपको घास निकले हुए हैं और जानवर क्या कर रहे हैं? उस लैंड पे जाकर आपको ग्रेजिंग कर रहे हैं, चर रहे हैं, है ना, घास खा रहे हैं। उस लैंड को हम बोलते हैं परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। हर एरिया में आपको कुछ ऐसा फील्ड होता है, जिस फील्ड में बस आपको घास निकले होते हैं, और लोग आपको अपने जानवरों को बस वहां पर लेके जाते हैं, वहां पे है जानवर जाकर बस वो घास चरते हैं, वो आता है हमारा परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड में आता है। नेक्स्ट दिया है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स, यानी वैसे लैंड जिस पर आपको खेती नहीं हो रही है, लेकिन बहुत सारे पेड़ आपको निकल आए हैं, बहुत सारे जैसे आपको पेड़ निकल आए हैं, वो आपको आता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप एंड ग्रुप्स के आपको अंडर में आता है, जिस एरिया में खेती नहीं हो रही है। जैसे आपके एरिया में अगर पार्क का एरिया अगर है, और पार्क के एरिया के आसपास में बहुत सारे पेड़ निकल गए रोड के बगल में, जैसे वो पेड़ निकले रोड के बगल में, वहां पर तो खेती होगी नहीं यहाँ पे, तो वो एरिया को हम बोलते हैं लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप एंड ग्रुप्स बोलते हैं, यहाँ पे है। नंबर 3 में कल्चरेबल वेस्ट लैंड, यानी वैसे लैंड जिस पर आपको फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, वैसे लैंड जिसमें 5 साल से खेती नहीं हुआ है। और मान लीजिए कोई ऐसा इंजीनियर इंडिया का जिसका आपको हो गया जॉब लग गया है, अमेरिका में लग गया है, और उस इंजीनियर ने क्या किया, अपने फैमिली के साथ में आपको शिफ्ट हो गया अमेरिका में, और उस पर्सन का इंडिया में बहुत ज्यादा आपको खेती का एरिया यहाँ पे है, इंडिया के अंदर यहाँ पे, और वो क्या किया, अपने फैमिली के साथ आपको पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया और यहाँ छोड़ दिया, और 5 साल तक दोबारा वापस इंडिया आया ही नहीं। और उस लैंड पे पहले खेती होती थी, लेकिन जाने के बाद आपको खेती कभी हुई नहीं है, तो वैसे लैंड को हम बोलते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। वैसा लैंड जिस पर 5 साल के अंदर में खेती नहीं हुई है, अगर हुई भी है तो एक बार मुश्किल से बस आपको हुई हो, खेती हुई हो, वैसे लैंड को हम बोलते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ऐसे आप लोग याद करना है, आप लोग को याद रखना है, कोई ऐसे लैंड जब 5 साल के अंदर में खेती नहीं हुई है, वैसे लैंड को हम बोलते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोलते हैं। नंबर 4 इसमें दिया है फैलो लैंड, इसमें दिया है फैलो लैंड। अब ये क्या होता है? फैलो तो मतलब समझिएगा, एक होता है इसमें पार्ट 1 जो दिया है ए में, इसमें होता है करेंट फैलो, यानी कोई भी ऐसा लैंड जिसमें 1 साल के अंदर में खेती नहीं हुई हो। जैसे कि मान लीजिए कोई फार्मर है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि अब वो आपको खेती कर सके, और उसने क्या किया, आपको खेती नहीं किया और आपको निकल गया बाहर का, आपको कहीं और स्टेट में जाके अपना तो जॉब करना शुरू कर दिया, 1 साल तक वहां पर रहा और 1 साल तक उसके लैंड पर खेती नहीं हुई है, तो उसको हम बोलते हैं आपको करेंट फैलो, यानी अभी अभी उस लैंड पर खेती नहीं हुई है। जिस लैंड पर 1 साल के अंदर में खेती नहीं होती है, वैसे लैंड को बोलते हैं करेंट फैलो बोलते हैं। और एक होता है अदर देन करेंट फैलो, कोई ऐसा लैंड
जिसमें 1 से 5 साल के अंदर में 1 to 5 ईयर्स के अंडर में 1 या 2 बार बस खेती हुई है और बाकी टाइम खेती नहीं हुई है। कोई भी ऐसा लैंड जिसमें 1 से 5 साल के अंदर में आपको 1 से 2 बार बस खेती हुई हो, बाकी टाइम खेती नहीं हुई हो, वैसे लैंड को हम बोलते हैं अदर देन करेंट फैलो। क्या बोलेंगे? अदर देन करेंट फैलो बोलते हैं यहाँ पे है। और नेक्स्ट हमारा जो दिया है नंबर 5 में, यहाँ पे 5 यहाँ पे वो दिया है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NSA। और एक और दिया है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, इसको हम बोलते हैं GCA। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया को क्या बोलते हैं? GCA। नेट सोन एरिया का मतलब क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एवरी ईयर, अब मान लीजिए कि कोई खेत का एरिया यहाँ पे अगर है, किसी फार्मर का या कोई फार्मिंग लैंड है, इस लैंड पर अगर 1 साल के अंदर में, इस लैंड पे अगर 1 साल के अगर अंदर में किसी फार्मर ने अगर एक बार once a year अगर एक बार खेती कर लिया तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये एरिया NSA में काउंट होगा, यानी नेट सोन एरिया में ये एरिया हमारा काउंट होगा। और उसी लैंड पर 1 साल के अंदर में 1 से ज्यादा बार है ना, 1 ईयर, ये एक बार अगर खेती हुआ तो NSA में, और एक बार से ज्यादा अगर खेती अगर कर लिए इस लैंड पर 1 साल के अंदर में एक बार से ज्यादा खेती कर लिए, लाइक आपको 3 तरह के होते हैं क्रॉप होते हैं, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जैड क्रॉप। 3 तरह क्रॉप होते हैं। हमने क्या किया, रबी भी खेती कर लिया इसी लैंड पर, फिर खरीफ भी लगा लिया, फिर जैड भी लगा लिया। अगर एक बार से ज्यादा बार खेती करते हैं तो हमारा लैंड आता है GCA में, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी लैंड पर अगर किसी फार्मर के द्वारा 1 साल में अगर एक बार भी खेती अगर हो जाता है तो उस लैंड को हम बोलते हैं नेट सोन एरिया बोलते हैं। अगर 1 से ज्यादा बार खेती अगर हो गया तो वो NSA में तो रहेगा ही रहेगा। नेट सोन एरिया का मतलब कम से कम एक बार खेती होनी चाहिए, तो वो NSA में रहेगा ही रहेगा। लेकिन वो लैंड हमारा GCA में भी आ जाएगा, यानी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया के अंदर भी हमारा लैंड हमारा वो आ जाएगा यहाँ पे। याद रखिएगा इसे। नाउ देखते हैं अब है लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया। चलिए अब समझते हैं क्या होता है लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया में। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्लास 9th में इस चीज को अपने बार बार रिपीट किया होगा कि इंडिया में अभी के टाइम में आपको जो इंडिया का एरिया है वो एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब मजे की बात यहाँ पर ये है ना कि ये जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इसको अगर हम माने अगर 100%, इंडिया का टोटल एरिया 100% माने अगर इसको यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो लाइन दिया ये लाइन काफी कंट्रोवर्शियल है। लैंड यूज डाटा अवेलेबल ओनली फॉर 93%। इतना लैंड इंडिया के पास में है, लेकिन इस लैंड का मात्र 93% लैंड पर कौन सा एक्टिविटी हो रहा है वो इंडियन गवर्नमेंट को पता है। यानी 7% ऐसे लैंड है जिस पर इंडियन गवर्नमेंट को पता है ही नहीं। यहाँ पे इस 7% लैंड पे क्या हो रहा है, तो ये चीज समझने के लिए आप समझिए यहाँ पे 1947 में हमारा इंडिया देश हमारा हुआ आजाद हुआ यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और उस समय इंडिया को 2 पार्ट में बांटा गया। जब इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है यहाँ पे, तो एक बनता है पाकिस्तान और एक बनता है हिंदुस्तान। हम लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, और एक बना आपको एक ऐसा देश जिसका मैप आपको मिलता है कुत्ता से। कुत्ता तो ऐसा आपको होता है, वफादार होता है, फेथफुल होता है, लेकिन पाकिस्तान आपको कुत्ता से गया गुजरा देश यहाँ पे है। एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तानियों ने क्या किया उस समय आपको 1947 के आपको अक्टूबर महीना में आपको इंडिया के जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वहां पे अटैक कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना द फादर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन वो आपको पाकिस्तान के दूसरे बाप हैं, पहला बाप इंडिया है। पहले हम लोग बाप है, फिर आपको आते हैं जिन्ना साहब आते हैं यहाँ पे। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, आपको जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक किया, और जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक करने के बाद हमारे कश्मीर का कुछ एरिया उन्होंने क्या किया, कैप्चर कर लिया। जो एरिया कैप्चर किया उसको हम बोलते हैं आपको उसको बोलते हैं POK, पार्ट ऑक्युपाइड कश्मीर, है ना। वो एरिया इस 7% लैंड के अंडर में आपको आता है।
वो एरिया इस 7% लैंड के अंडर में आता है। और उसके अलावा एक और दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है ना, वो खतरनाक चीज है कि अपना कोई दोस्त जो हमारे सामने दोस्त बनता हो और पीठ पीछे क्या बनता हो, हमारा दुश्मन बनता हो, जो पीठ में छुरा घोंपता है, फिर ना वो काम किया है एक आपको देश ने, और वो उस देश का नाम क्या है, चाइना। 1962 के वार में जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हिंदी चीनी भाई भाई का जब आपको लगा रहे थे अपना, जब आपको उन्होंने लगाया स्लोगन लगाया, उस समय वही चाइना ने क्या किया, इंडिया के ऊपर अटैक किया और हमारे लद्दाख का एरिया और आपको अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया उसने क्या किया, कैप्चर कर लिया। यहाँ पे चाइना किसी का दोस्त नहीं हो सकता, याद रखिएगा। हम लोग भले आप लगाते हैं नारा, पहले लगाया गया हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन वो चीनी कभी भाई नहीं बनते हैं। वो तो होता है तो तुमको ये चुकी आंख होता है, बंद होता है, इससे आंख बंद होता है यहाँ पे है ना, और सब आपको लेकर चलता है बंदूक आपको यहाँ पे। जब देखेगा ना कि हाँ अब मौका मिल रहा है, तब वो चौका मारेगा वहां पे। मौका मिलने का मतलब पहले बोलेगा हाँ हम आपके दोस्त हैं, और दोस्त दोस्त करके जैसे घूमेंगे पीछे आपको चाकू मार देगा। वो काम करता है आपको चाइना काम करता है। और चाइना ने और पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया का 7% एरिया, कश्मीर का कुछ एरिया और कुछ एरिया आपको अरुणाचल प्रदेश का अपने अंडर कर लिया। इसलिए आज के टाइम में इंडियन गवर्नमेंट को जितना इंडिया का एरिया है उसका 93% लैंड पे कौन कौन से एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में आइडिया है, बट 7% लैंड पे क्या हो रहा है उसके बारे में आइडिया नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं द परसेंटेज ऑफ एनएसए ऑफ इंडिया। इंडिया का जो एनएसए है उसका क्या परसेंटेज है, एंड कम्स टू अबाउट 54%। अब देखिएगा इंडिया में जो एनएसए नेट जोन एरिया है इंडिया का, वो आपको है 54% टू द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। यानी एनएसए आपको नेट जोन एरिया, यानी इंडिया के जितना भी फार्मिंग का आपको लैंड है, इंडिया में जो भी लैंड है उसके 54% लैंड पे फार्मिंग हो रही है। ये इंडियन गवर्नमेंट का जो हाईएस्ट जो आपको है डाटा उसको दिखाया गया है 54%। और ये 54% आपको तब होगा जब आपको अदर देन करेंट फैलो लैंड उसमें शामिल किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि कोई लैंड पर अगर 1 से 5 साल के अगर अंदर में अगर खेती अगर हो रही है, उस साल जिस साल खेती हुई है उस साल को काउंट करके तब आपको 54% दिखाया गया है। ऐसे इंडिया का जो आपको एनएसए आपको ऑन एवरेज रहता है वो 45% 48% आपको देखने को मिलता है। लेकिन जिस दिन जिस ईयर अदर देन करंट फैलो को हम लोग आपको ऐड करते हैं तब वो बनता हमारा है कितना, आपको 54% बनता है, एनएसए बनता है यहाँ पे। नाउ लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। अब देखो कोई भी चीज मिलती है ना फ्री में तो उसका हम लोग मिसयूज करते हैं, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ पे, है ना। हमको लैंड आपको नेचर ने दिया है फ्री में, और नेचर ने इसके बदले हमसे 1 रुपया नहीं लिया हुआ है। इस नेचर ने हमसे 1 रुपया नहीं लिया हुआ है, तो उसको हम बोल जो हमको फ्री में मिला हमने क्या किया, उसको बर्बाद करना शुरू किया। लेकिन एक लेवल तक कोई भी चीज अच्छी लगती है। अगर हम किसी चीज को बर्बाद भी कर रहे हैं ना, अगर एक लेवल तक करेंगे तो उसको मेंटेन करना पॉसिबल है, लेकिन उसको हम हद से अगर ज्यादा कर दिया अगर वो, है ना, तब वो कभी आपको ओवरकम नहीं कर पाते। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो अगर आपको कुछ ऐसा चीज कंज्यूम कर रहा है जो उसके लिए सही नहीं है, लेकिन डेली उतना ही कंज्यूम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बॉडी का जो आपको सिस्टम है ना, बहुत ही आपको इफेक्टिव सिस्टम है। भगवान ने बहुत सोच के बनाया है बॉडी इंसान का यहाँ पे, है ना। बॉडी हमारा खुद को आपको अंदर से कुछ ठीक कर सकता है, यहाँ पे रिवाइव अपना बॉडी हमारा खुद से कर लेता है। लेकिन अगर हम किसी चीज को अगर क्या करें, अगर ज्यादा करना शुरू कर दे, एक लिमिट क्रॉस कर दे, तो वो चीज हमको नुकसान देके जाएगी। याद रखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया, इंसानों ने क्या किया, ह्यूमन बीइंग ने अपने लैंड का मिसयूज करना शुरू किया, और इस लेवल तक किया है कि अभी के टाइम में आपको इंडिया का मैक्सिमम लैंड हमारा हो गया है, डिग्रेड हो गया है। इंसान के लालच को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इंसान जैसा लालची कुछ होता ही नहीं है। जानवर बहुत अच्छे होते हैं इंसानों से, ये बात आप जानते होंगे। जानवर को जितनी भूख होती है बस वो आपको उतना ही खाते हैं। यहाँ पे है जितना दीजिएगा ना, जितनी भूख है उतना ही खाएगा वो उस चीज का मिसयूज नहीं करेगा। लेकिन इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वैसी इच्छा जो आपको अच्छे नहीं है ना, जितना है उतना में लोगों को संतुष्टि नहीं होती है, जितना ज्यादा मिल जाए यहाँ पे वही चीज यहाँ पे होता है, जिससे हमारा लैंड क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। देखिए कैसे हुआ है डिग्रेड, तो सबसे पहला इसमें आता है डिफोरेस्टेशन। अब दोनों टॉपिक हम एक साथ समझेंगे, डिग्रेडेशन
कैसे होगा और कैसे इसको बचाएंगे, दोनों को मैं एक साथ आपको समझाता यहाँ पे हूँ। लैंड हमारा होता है, आपको क्या करते हैं, लैंड हम जब जंगल को जब काटेंगे यहाँ पे तो उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। जैसे डिफॉरेस्टेशन होगा मिट्टी हमारा हो जाएगा लूज, और जब मिट्टी लूज होगा तो बारिश होगी, हवा चलेगी, मिट्टी उड़ेगी, पानी में आपको मिट्टी आपको बह जाएगी और लैंड हो जाएगा हमारा, तुमको डिग्रेड हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए डिफॉरेस्टेशन जैसे होता है, इसको ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। डिफोरेस्टेशन का उल्टा एफोरेस्टेशन यहाँ पे होता है ना। कैसे बचाएंगे, तो मैक्सिमम पेड़ लगाकर। कैसे बर्बाद हो रहा है, मैक्सिमम पेड़ को काट रहे हैं तो बर्बाद हो रहा है, और लगाएंगे तो मिट्टी हमारा लैंड क्या रहेगा, सेफ रहेगा यहाँ पे। नंबर 2 में दिया है ओवर ग्रेजिंग। अब जानवर जाते हैं आपको चरने, जब आपको जानवर को थोड़ा पता है कि जाना है तो आराम से घास वो काट के खाना है यहाँ पे, तो मुंह लगाएगा यहाँ पे, उखाड़ देगा केवल में, सारा मिट्टी बाहर निकाल लेगा यहाँ पे, सॉइल फिर हो गया, लूज हो गया यहाँ पे, बारिश आएगा, हवा चलेगा, मिट्टी उड़ेगा, मिट्टी बहेगा, लैंड डिग्रेड हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग, इसको हमको कंट्रोल करना है। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका कंजर्वेशन मेजर कंट्रोल ग्रेजिंग। अरे जानवरों के लिए चारा का व्यवस्था कर देंगे यहाँ पे, उनके लिए आपको जहां पे जानवर रहते हैं उनका एक बना देंगे, हब बना देंगे वहां पे, वहां पर इंसान रहेंगे, वहां पे चारा काट के लेके आएंगे यहाँ पे, जानवरों को दे देंगे, लैंड हमारा सेफ रहेगा। लेकिन किसको मेहनत करनी है, यहाँ पे छोड़ देंगे जानवरों को चरने के लिए, चर रहा है और न चर आके पूरा आपको मिट्टी उखाड़ दिया वहां का, है ना। तो ये चीज यहाँ पे है। नेक्स्ट दिया है माइनिंग, इसकी वजह से हम और परेशान रहते हैं। सबसे ज्यादा माइनिंग होती है आपको कहाँ पे, झारखंड में, झारखंड बोल रहे हैं आपको, राजस्थान में। वहां पे एक अरावली रेंज है, वहां पे भी देखेंगे ना पहाड़ को काट के माइनिंग किया जा रहा है। उसके अलावा चल जाएंगे आपको झारखंड में हमारा मिलता है कोल का एरिया मिलता है, कोल माइनिंग देखने को मिलता है हमको झारखंड के एरिया में यहाँ पे। उसके अलावा चल जाएंगे आपको साउथ इंडिया में, जहाँ पे आंध्र प्रदेश में आपको है गोलकुंडा खान है, वहां पे भी आपको माइनिंग होती है। कर्नाटक में चल जाएंगे, मिल जाएगा पहले के टाइम का केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ में भी माइनिंग हुआ है। माइनिंग इतना कर दिए कि हर जगह आपको जमीन को खोद दिए हैं, और जहां जहां जमीन को आपको हमने क्या किया, मिट्टी को बाहर निकाल दिया है, अपना रिसोर्स बाहर निकाल दिए, जमीन को छोड़ दिया वैसे ही, और पूरा हमारा एरिया क्या हो गया, आपको डिग्रेड हो गया, बर्बाद हो गया यहाँ पे। इस चीज के लिए दिया यहाँ पे है रिक्लामेशन ऑफ माइंड एरिया, यानी एक बार में हर जगह माइनिंग नहीं करनी है यहाँ पे है। उस एरिया को आपको प्रॉपर मैनेजमेंट के अंदर में लेके आना है कि एक बार माइनिंग हो गया, जितना मिट्टी बाहर निकाले, जितना रिसोर्स है सबको बाहर निकाले, और फिर मिट्टी को आपको क्या किए, बंद कर दिए। और गवर्नमेंट ऐसे काम करेगा तो फिर हमारा लैंड आपको डिग्रेड नहीं यहाँ पे होगा। नेक्स्ट दिया इंडस्ट्रियल वेस्ट, कंपनी से निकलने वाले जो गंदगी होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जितना भी आपको इंडिया में इंडस्ट्रीज है, उसमें से बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज आज के टाइम में यहाँ पे हैं जो क्या करते हैं, अपने कंपनी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स को फॉर्म किए बनाए यहाँ पे हैं, और केमिकल बनाने के बाद उस केमिकल को क्या किए, कंपनी के बाहर कोई दूर ले जाकर लैंड पे ऐसे फेंक दिए। जब केमिकल मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी का जो आपको है न्यूट्रिशन है, जो सॉइल का होता है न्यूट्रिशन, वो हमारा क्या हो जाएगा, आपको डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म यहाँ पे हो जाएगा, है ना। जिससे हमारा लैंड क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, हमारा लैंड हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा यहाँ पे। इसको बचाने के लिए प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी आपको गवर्नमेंट के द्वारा ये आपको हर इंडस्ट्री को बोलना चाहिए यहाँ पे कि जो भी आपको इंडस्ट्री से वेस्ट निकलती है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए विदाउट ट्रीटमेंट। कोई भी आपको पानी को आपको रिवर में या फिर लैंड के ऊपर डायरेक्टली आपको रिलीज नहीं करना यहाँ पे है। अगर ऐसा अगर हो जाए तो लैंड को बचाया जा सकता है। देखो छोटा सा प्रयास से आपको लैंड को बचाया जा सकता है, लेकिन उतना प्रयास करने से भी आपको लोग भागते यहाँ पे हैं। पता ना क्यों, क्योंकि वो चीज आपको मिली हुई है, हमको फ्री में आपको मिली हुई है, और जो चीज फ्री मिलती है उसका वैल्यू नहीं करते हैं, याद रखिएगा। नंबर 5, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। अब देखिए 1960-70 में आपको इंडिया में एक दिया गया कंसेप्ट दिया गया आपको, इसको बोला गया ग्रीन रिवोल्यूशन बोला गया आपको। ग्रीन रिवोल्यूशन में आपको इंडिया में पहली बार आपको कंसेप्ट लेके आया गया फर्टिलाइजर का, यानी आपको जो खेती होगी उस खेती में हम आपको केमिकल्स का यूज करेंगे। यहाँ पे हाइब्रिड सीड लेके आया गया। उस समय एक रीजन था क्योंकि उस समय इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ही आपको फास्ट आपको इंक्रीज कर रहा था, और जब देश का जनसंख्या बढ़ता है ना तो फूड का डिमांड बढ़ता है। अगर फूड अगर नहीं मिलेगा अगर तो देश के अंदर आ जाएगा हंगर, हार्डशिप आ जाएगा यहाँ पे आपको, और लोग आपको भूख के बिना मरना शुरू कर देंगे। इसको हम बोलते हैं फेमिन बोलते हैं, भूखमरी बोलते हैं यहाँ पे है।
उस चीज से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट लेके आता है ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसमें फर्टिलाइजर का यूज करना शुरू किया गया। लेकिन अब वही बात ना है, डोज है इतना फर्टिलाइजर का डाल देंगे खेत में, इतना डाल देंगे तो क्या होगा, मिट्टी भी हमारा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे इंडिया में आपको सबसे जो आपको यूज करते हैं फर्टिलाइजर, वो एक राज्य है, उस राज्य का नाम है पंजाब। सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करता है पंजाब, यूज करता है यहाँ पे है ना। पंजाब की जो सॉइल है वो पौधे से फर्टाइल है, वहां की लैंड पौधे से फर्टाइल वहां पे है, उपजाऊ मिट्टी है। लेकिन इतना ना उसमें आपको डाल दिए हैं फर्टिलाइजर, आपको डाल दिए यहाँ पे है, या अब वहां के सॉइल को भी हैबिट हो गया है कि जब तक फर्टिलाइजर नहीं देंगे तब तक उसमें आपको कोई आपको फसल आपको ग्रो नहीं करेगा यहाँ पे। तो ये सीन हो गया है। ज्यादा कोई भी चीज अगर होता है, देखो दिया है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, कोई भी चीज जब आपको एक्सेस होती है तो नुकसान देके जाती है यहाँ पे है, पता है ना। कोई अगर इंसान को अगर कुछ अगर लीवर में दिक्कत होता है तो डॉक्टर क्या बोलता है, ड्रिंक करते हो, अल्कोहल लेते हो, दारू पीते हो, डॉक्टर ये बात बोलता है ना। वो बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा छोड़ दो, बड़ी खतरनाक है। और जो डॉक्टर बोले है ना, वही जाके रात में जाके बनाएगा, 2 पैक बनाएगा, मारेगा। डॉक्टर को भी उस चीज के लिए आपको बोला कि नहीं पीना, और वही चीज वो पी रहा है। लेकिन एक बस डिफरेंस है आप में और उस डॉक्टर में, आपको पता नहीं है। कभी आप लीजिएगा आधा गिलास, कभी 1 गिलास, कभी पूरा बोतल लेकर मार लीजिएगा। डॉक्टर को पता है कि कितना पीना है, वो 2 ही बार बनाएगा, कम कम बना के मार लेगा, सूझ जाएगा आराम से। और लेकिन डेली पी रहा है अगर वो, उसका बॉडी उस चीज को क्या किया, आपको समझ गया कि डेली हमको इतना मिलने वाला है, इसको आपको डाइजेस्ट करना है, बॉडी आपको आराम से समझ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कुछ लोग पीते हैं तो वो क्या करते हैं, कभी ज्यादा पियेंगे, कभी कम पियेंगे, कभी पूरा बोतल उठा लेंगे, और पी के कहीं ना कहीं आपको नाला वाला में जाके आपको पटा जाएंगे। ये सीन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे है। कोई भी चीज अगर एक्सेस होती है तो नुकसान देती है। ज्यादा आपको फर्टिलाइजर डालने से हमारा खेती का क्या होता है, लॉस यहाँ पर होता है। इस चीज को आपको यूज है कि इसको हम क्या करें, आपको लिमिटेड में यूज करें, कम से कम यूज करें, जिससे हमारा काम बस चल जाए यहाँ पे ना। ये हमारा हो गया आपको डिग्रेडेशन, और ये हो गया कंजर्वेशन, यहाँ पे हो गया। अब ये टॉपिक इंड होने के बाद आपको एक नया टॉपिक शुरू होगा, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा आपको, जिसका नाम है सॉइल रिसोर्स के बारे में। उसके बारे में हम समझेंगे यहाँ पे। पहले आप जितना मैंने इसमें आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये सभी मैंने आपको लिखा है बोर्ड पर्पज से, ताकि एग्जाम टाइम में आपको नोट्स को याद करने की नीड आपको नहीं पड़े। आप पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे बस इसको लिख लीजिएगा। एग्जाम में बस आपको इतना लिखने की नीड है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, तो यहां से लेकर और यहां तक, ये जब भी आएगा आपको तो शॉर्ट में ही आएगा, लॉन्ग में आपको नहीं आएगा। आपको ये शॉर्ट में ही आप बात है, तो इतना काफी है। 60 वर्ड्स का डिमांड करता है, 60 वर्ड में लिखना होता है, इतना 60 वर्ड में मेरे आपको सफिशियंट है लिखने के लिए। लैंड रिसोर्स के बारे में पूरा कुछ दिया हुआ है, इसको आप लॉन्ग में लिखिए, चाहे शॉर्ट में लिखिए, चाहे वेरी शॉर्ट में लिखिए, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लैंड यूटिलाइजेशन ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, इसको वैसे ही लिखना है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, मैंने लिखा भी आपको बीबीआई, ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में यहाँ पे आ गई होगी। फिर भी अगर इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें कोई आपको बुराई नहीं है। आपको जब भी डाउट हो, उत्कर्ष श्रीवास्तव आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, क्योंकि मेरा खुद से वादा है कि जो भी स्टूडेंट आपको हमसे पढ़ते हैं, उनका एसएसटी में आपको 95 प्लस नंबर यहाँ पे आए, उससे कम नंबर नहीं यहाँ पे आए, है ना। जो भी अच्छे से जो मैं बोलता हूं बस उसका आपको फॉलो करना है। डेली 30 मिनट डेली आपको पढ़ना है, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे डेली पढ़ना है, यहाँ पे वीडियो देखना है। जितना भी आपको पीवाईक्यू है, उनसे जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में प्रीवियस ईयर के, उन सबको आपको डील करना यहाँ पे है। अगर फिर भी अगर डाउट अगर होता है तो मैं कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल दूंगा, आप मुझे अपना जो भी आंसर शीट लिखिएगा उसको पे आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर जो मेरा आपको टेलीग्राम चैनल है वहां पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं इसके बाद वाले वीडियो में सॉइल रिसोर्स के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।